नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां मनोज सरकार स्टेडियम में चल रहे ट्रैक साइकिलिंग में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को लेकर राइडिंग देखने पहुंचे हैं। जहां ट्रैक पर सीएम ने भी साइकिल चलाई और सीएम ने कल खेले गए पुरुष वर्ग टीम मस्ट्यूट 4000 मीटर के विजेता टीम को मेडल जो है वो वितरित किया है। तो देखिए, ये उधम सिंह नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी यहां पहुंचे हैं। सीएम धामी ने विजेताओं को दरअसल यहां पर मेडल जो है वो वितरित किया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और जो विजेता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ ही विजेताओं को यहां पर उन्होंने मेडल दिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साइकिलिंग की है। और ये तस्वीरें इस आयोजन की, जहां पर ये कंपटीशन जो है यहां पर आयोजन किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी पहुंचे और विजेताओं से मुलाकात किया उन्होंने और उनको मेडल दिए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साइकिलिंग की और देखिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां पर उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने विजेताओं से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के जनपद पौड़ी पहुंच गए। गुरुवार सुबह योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के देहरादून जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वागत किया। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पौड़ी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आपको ये भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक अपने पैतृक गांव पंचूर में ही रहेंगे। यहां होने वाले कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। उनके गांव पंचूर में भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ 7 फरवरी को अपनी भतीजी के शादी समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो वहीं तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने रिक्शा सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जहां घटना में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। एम्स रोड पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार में चल रही एक कार ने रिक्शा सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी है और घटना में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पैतृक का शव जो है पुलिस ने जो मृतक का शव है वो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और कार का चालक जो है वो घटना के बाद मौके से फरार हो गया। कार नंबर के आधार पर पुलिस मालिक की पहचान कर रही है। और वहीं एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम उम्र 62 साल के रूप में हुई है। मोहम्मद इस्लाम मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो बनखड़ी ऋषिकेश में किराए का कमरा लेकर रहता था और शहर में कबाड़ी का काम करता है। नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल 7 तारीख को देहरादून के मेयर पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी काफी हद तक पूरी कर ली गई है। वहीं मेयर जो है सौरभ थपलियाल का कहना है कि वो देहरादून के मेयर पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहेंगे और साथ ही पार्षद गण भी यहां पर शपथ लेंगे। मेरी प्राथमिकता यह है कि देहरादून की जन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर की जाए, चाहे वो सफाई से संबंधित हो या सड़कों से संबंधित हो या फिर कोई ऐसे मुद्दे जिनसे जनता को परेशानी हो रही है। तो देखिए, शपथ ग्रहण जो है समारोह होने वाला है और यहां पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि काफी हद तक
शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो सफल हो गया है, वो कर दिया गया है और इसके साथ ही शपथ ग्रहण के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं और 7 तारीख को यहां पर शपथ ग्रहण का आयोजन होगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां मेयर पद की शपथ जो है वो 7 तारीख को ली जाएगी। देखिए, अभी उस विषय में अभी बातचीत हमारी हो रही है और अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें अभी जो तैयारी है इसकी तैयारी को लेकर, क्योंकि सब लोगों तक अपना निमंत्रण पहुंच जाए ये परम आवश्यक है। और जिन लोगों ने भी मेहनत करी है अपने पार्षदों के साथ, जो उनके समर्थक हैं, उन सब तक भी वो कार्ड पहुंच जाए, उनको जो हमारा निमंत्रण है वो पहुंच जाए। अभी इस विषय पे हमारा ध्यान है और साथ ही अभी आगे हम क्या करने वाले हैं इस विषय पे भी जो बोर्ड बैठक है जल्दी एक उसके लिए बुलाएंगे, दूसरी बोर्ड बैठक बुलाएंगे और उसको क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण होती है ये प्रथम बैठक मानी जाती है। देखिए, उस विषय में अभी बातचीत हमारी हो रही है और अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें अभी जो तैयारी है इसकी तैयारी को लेकर, क्योंकि सब लोगों तक अपना निमंत्रण पहुंच जाए ये परम आवश्यक है। और जिन लोगों ने भी मेहनत करी है अपने पार्षदों के साथ, जो उनके समर्थक हैं, उन सब तक भी वो कार्ड पहुंच जाए, उनको जो हमारा निमंत्रण है वो पहुंच जाए। अभी इस विषय पे हमारा ध्यान है और साथ ही अभी आगे हम क्या करने वाले हैं इस विषय पे भी जो बोर्ड बैठक है जल्दी एक उसके लिए बुलाएंगे, दूसरी बोर्ड बैठक बुलाएंगे और उसको क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण होती है ये प्रथम बैठक मानी जाती है। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां काशीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रामनगर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में चुनकर आए पार्षदों के साथ मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व महापौर उषा चौधरी, महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक समेत दर्जनों पदाधिकारियों ने आए और नवनियुक्त पार्षदों के साथ होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के विषय में जानकारी दी। प्रेस से वार्ता करते हुए प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि नगर निगम प्रांगण में 10 बजे महापौर दीपक वाली और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। ये बहुत ही खुशी का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार यहाँ मेयर में जीत हासिल की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये उत्सव का माहौल कल जो है एक खुशी का माहौल जो कल शपथ ग्रहण समारोह के रूप में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहने वाले हैं। कल कार्यकर्ताओं को हमने 9:30 बजे का समय दिया है और 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें डीएम साहब रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा जो भारत आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांजिट कैंप कार्यालय में बैठक की। बैठक में साल 2024 में चली चारधाम यात्रा के दौरान हुई दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, पार्किंग और उनके ठहरने की व्यवस्था पर गढ़वाल कमिश्नर का फोकस रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। बता दूं, जो हमारी वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा है उसमें अभी बद्रीनाथ जी के कपाट के खुलने की तिथि 4 मई निर्धारित हो गई है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित गण आए थे। उनका कहना है कि ये तिथियां क्रमशः हमारी अक्षय तृतीया को और शिवरात्रि के दिन स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से कपाट कब खुलेंगे, लेकिन अनुमानतः 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हमारे सारे कपाट खुल रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज एक विस्तृत बैठक की थी।
इस बैठक के पूर्व जनपद चमोली जैसा कि आज हमारी जो चारधाम यात्रा की मीटिंग कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हुई, इसमें समस्त जनपद के हमारे एसएसपी और एसपी आए थे। इनको सबको निर्देशित किया गया है कि जो चारधाम यात्रा किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगी, कहाँ कहाँ बैरियर्स लगे वहां पे बैरियर्स लगाए जाए जहां पर यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। प्लस जो क्राउड। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोगों को यातायात सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई और इस रैली के माध्यम से पुलिस ने लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना और यातायात सुरक्षा के प्रति सचेत करना था। कहना चाहेंगे, जनता से अनुरोध भी है कि दुपहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना चले और ओवर स्पीड ना चले और जो ओवरटेक ना करें गलत तरीके से। इसके नशा दारू पीकर जो है, शराब पीकर जो है वाहन ना चलाएं और इसके अतिरिक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके परिवार वाले उनका इंतजार करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो जनता है वो सुरक्षित रहे। घर से निकलने के बाद सड़क सुरक्षा अभियान यही। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव विकासखंड में एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश है। बीमा कंपनी ने पहले काश्तकारों को 12% से अधिक बीमा देने का दावा किया था, लेकिन अब बीमा राशि घटा दी गई है। मालूम हो कि काश्तकारों को सेब का बीमा पिछले साल 2024 में किया था, जिसका रिस्क कवर नवंबर-दिसंबर में आना था, लेकिन अभी तक बीमा राशि भुगतान नहीं हुई है। वहीं नौगांव विकासखंड के विभिन्न गांवों से पहुंचे काश्तकारों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम ज्ञापन भेजा और काश्तकारों को सही बीमा राशि देने की मांग उठाई। मालूम हो कि काश्तकारों में भारी आक्रोश है और उनका बीमा 12% से
में जो किसानों की मुख्य मांग है वह बीमा से संबंधित जुड़ी हुई है। किसान लोग जो है 1 साल से ऊपर लगभग 14-15 महीने हो गया और उनको अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है। किसानों को अपने बगीचे में काम करने की बहुत ही समस्या हो रखी है। पिछले बार किसानों के जो है फसल भी बहुत कम ही थी और 10% भी फसल नहीं हो पाई। किसानों को जो है अपने विशेषकर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उत्तरकाशी के किसानों के साथ जो ये धोखाधड़ी की जा रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। कंपनी के द्वारा बार बार जो किसानों का जो प्रीमियम अपनी साइट पे डाला गया है उसमें जो छेड़छाड़ हो रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। और यमुना घाटी के जो किसान हैं जहां पर सेब की बहुत मात्रा में उपज होती है, हम सभी लोग जो उसका विरोध करेंगे और सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो चाहे यमुना घाटी से जुड़े हुए हैं चाहे प्रदेश स्तर से जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारे साथ इस मुहिम को सफल बनाने में अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जनरल इंश्योरेंस कंपनी उत्तरकाशी में जो काम कर रही है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। सारे किसान जो है आंदोलित है, परेशान है। इनका जो है हमने धनराशि दिसंबर में जो है इंश्योरेंस की जमा कर दी है और इसका भुगतान जो है सितंबर अक्टूबर में जो है 24 में हो जाना चाहिए था, जबकि जो है ये अपनी रिपोर्ट बार बार बदल रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं। जो बड़ी उसमें आनंद फानंद में संबंधित एसबीआई जनरल कंपनी ने आज सुबह से डालना तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस डालने के पीछे उनका राज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए वेदर स्टेशन सियोरी की बात करूं तो यहाँ पे 12.25 गुना पहले जो है दावा का कोटद्वार में निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने अपने महानगर के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी ओर उसका परंपरागत मुस्लिम वोटर भी जो उसे छिटक कर बीजेपी के पाले में चला गया है, जिसके बाद अब कांग्रेसी नेता भी सकेत में हैं। तो देखिए, निकाय चुनाव के बाद भी अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है बार बार कि हमने समन्वयक बनाए, कोऑर्डिनेटर बनाए। इस तरह से पार्टी का कोई निर्देश नहीं था कि कोई कोऑर्डिनेटर बनाएगा और अलग से काम करेगा। उनको जो पार्टी स्ट्रक्चर में जो काम हो रहा था, जो निर्देश हो रहे थे, उसके अनुसार काम करना था, न कि अलग से। तो ये भी उनका एक तरह से गलत बयानबाजी है कि हम संगठन में कोऑर्डिनेटर बना के हम कुछ काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए कई लोग दिखाई नहीं। वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने जिताया, लेकिन मेयर वाली सीट पर वहां बहुत पीछे हैं। तो मुस्लिम वोट ने अपने हिसाब से वोट दिया है। उन्होंने जहां जहां किस तरह से वोट दिया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अल्मोड़ा अर्बन बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर 4 करोड़ रुपए का लोन लेने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि उधम सिंह नगर जनपद की एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। अब एक आरोपी खालिद मलिक पुत्र अमीर अहमद निवासी मॉडल कॉलोनी दोपहिया को पुल भट्टा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। देखिए, पिछले वर्ष 2024 में हमारे द्वारा कोतवाली रुद्रपुर में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे चीटिंग से संबंधित, जो अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लिखाए गए थे। इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कूट रचित और फर्जी दस्तावेज और रजिस्ट्री के माध्यम से लोन लिया गया है। दोनों मुकदमे में ही जो गवाह था रजिस्ट्री में वो एक ही आदमी था, जिसका नाम खालिद मलिक है, जो पुलभट्टा का निवासी है। कल उसे दोनों मुकदमों में पुलभट्टा थाने से गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
चंपावत के भैरवा में दिन दहाड़े रिश्ते के भतीजे ने अपने चाचा को पुराने जमीनी विवाद के चलते अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए चंपावत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो वहीं एसपी चंपावत अजय गणपति ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद हो गया था और आवेश में आकर महेंद्र सिंह तड़ागी ने अपने रिश्ते के चाचा दिनेश तड़ागी पर रिवॉल्वर से गोली दाग दी। किरण तड़ागी जो है उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि उनके पति दिनेश सिंह तड़ागी उनके ऊपर रिवॉल्वर का फायर किया गया है एक व्यक्ति द्वारा जिनका नाम है महेंद्र सिंह तड़ागी। इसमें जो मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे अमित सिंह तड़ागी, उनके साथ और जो अभियुक्त है उनके साथ पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इनका आपसी जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा था, जिसके तहत कल उनका आपस में जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने दोपहर में इनके ऊपर फायर किया, गोली पैर में लगी है। तो लक्सर के निजी नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर 8 महीने के गर्भवती महिला का गर्भपात करने का आरोप लगाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस और सीएमओ हरिद्वार को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बताते चले कि लक्सर के दाबकी कला गांव निवासी कृष्णपाल ने गोवर्धनपुर रोड स्थित निजी नर्सिंग होम के संचालकों पर अपनी पत्नी का बिना उनकी मर्जी के गर्भपात करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी को भी शिकायत की प्रति प्रेषित किया है। वहीं कृष्णपाल ने बताया कि उनकी पत्नी 8 सप्ताह से अधिक गर्भवती थी और वह दाबिया कृष्णपाल मेरा नाम है और दाबकी मोड़ पर हॉस्पिटल है वो आशीर्वाद। मैं उसमें मेरे घरवाली को ले गया था, मैं मेरी घरवाली थोड़ी कमी दिखाई दी, मैं जो वो करा मैं घर के चले गया पैसे लेना, तो मेरे घरवाले के लिए पता नहीं क्या करा उन्होंने ऑप्शन कर दिया मतलब मुझे पता नहीं लगा फिर कुछ भी। फिर आंट को दवाई कहा डॉक्टर को, दवाई मेरे मार वो हाथापाई करी उन्होंने डॉक्टर ने। मेरे ऐसा दिखाई दिया था तो उन्होंने कहा बोतल लगेगी, बोतल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।